हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो आज की जो ये स्टोरी है इसका नाम है मैरी टू माय अंकल। ये एज गैप वाली एंड CN1 फैन फिक्शन होने वाली है। तो जिन्हें भी CN1 में इंटरेस्ट है प्लीज़ इस स्टोरी को सुनें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी में एक इंसान बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और किसी पे गुस्सा कर रहा था। हमें बताया जाता है कि ये इस कंपनी का CEO है जिसका नाम है वी वुशियन और इसका निकनेम है विंग। ये एक लड़की पे चिल्लाया जा रहा था और उससे डांट रहा था कि तुमने ये क्या समझ रखा है, ऑफिस में तुम काम करने आती हो ना, यही सब करने आती हो। अगर तुम इन सभी चीज़ों से ज़्यादा अगर अपने काम पे ध्यान दो तो तुम ज़्यादा तरक्की करोगी। ये सब सुन के वो लड़की रोने लगती है और वो कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग ये सब सुन के कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। ये सब सुन के वो लड़की बहुत डर जाती है, अपने घुटने का बल बैठ जाती है और उससे कहती है प्लीज़ सर मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने जॉब से निकाल दिया तो मेरी फैमिली तो क्या होगा, मैं अपनी फैमिली का इकलौता सहारा हूँ। ये सुन के विंग उससे कहता है कि ठीक है, ये तो मैं तुम्हारी आखिरी गलती समझ के तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, पर दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बताया जाता है कि वो लड़की उससे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और वो उसकी PA थी। वो न्यू ज्वाइन हुई थी, उसे नहीं पता था कि विंग का नेचर कैसा है। हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ बोविंद जो कि विंग का सेक्रेटरी है और उसका PA भी है, वो ये सब देख रहा होता है और अपने बगल में खड़े एक अल्फ़ा बॉय जिसका नाम है साउथ सिंचन उससे कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनकी तो कभी भी शादी नहीं होगी। ये ओमेगास ऐसा करती ही क्यों है, देखो तो अब इसकी वजह से एक और सर के दिमाग पे असर रह जाएगा कि ओमेगास कैसी होती है। कल रात को तुमने देखा नहीं, उस बार की ओमेगा ने सर को ड्रिंक में कुछ मिला के दिया था। अगर उस वक्त कुछ हो जाता तो, पर सर तो इतने ज़्यादा अक्लमंद है कि उन्होंने सब समझ लिया और उस ओमेगा को रंगे हाथों पकड़ लिया। यहाँ पर भी इसका यही हाल हुआ। मुझे नहीं लगता कि सर अब ओमेगा पे यकीन करेंगे और किसी भी ओमेगा से शादी करेंगे। सर की एज पूरे 33 की हो चुकी है, बहुत ही जल्दी 34 और फिर 35 के हो जाएंगे। इनसे कौन शादी करेगा, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और ओमेगा भी अगर ऐसी करती रही तो ये तो किसी भी ओमेगा से शादी नहीं करेगा, हर ओमेगा को एक जैसा समझेगा। तभी साउथ सिंचन कहते हैं नहीं, अगर ये ओमेगास को गलत समझता तो अभी इस सेक्रेटरी को बाहर निकाल दिया होता। इसने इसे नहीं निकाला और इसे माफ़ कर दिया और इसे सेकंड चांस दिया है। मुझे नहीं लगता हमारे सर ऐसे हैं। तभी बोविंद कहता है तुम्हें नहीं पता, मैं इनके साथ हमेशा रहता हूँ। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसा नहीं करते। सर किसी भी ओमेगा को अपने आसपास नहीं भटकने देते। अगर कोई जॉब भी करता है तब भी उसे 100 मील की दूरी बना के रखते हैं। ये तो ना खुद का घर बसाएगा ना हमारा घर बसने देगा। देखो हम तो 35 के हो चुके हैं और हमारा घर कब बसेगा हमें खुद पता नहीं है। हमारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे। साउथ इंडियन ये सब सुनता है और वो कहता है तुम्हारा तो पता नहीं, मैं तो रिलेशनशिप में हूँ। जब बोविंद नहीं सुनता है तो उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो साउथ इंडियन कहता है अगर बताया होता है तो ये खबर सर तक पहुँच जाती और सर हमारा ब्रेकअप करवा देते एक्स्ट्रा काम दे के। तो बोविंद सुन कर कहता है तुम तो लकी निकले। तभी वहाँ पर विंग एक कोल्ड गेज के साथ उन लोगों को देखता है और वो लोग दोनों अपने अपने काम के लिए भाग जाते हैं। तभी बोविंग को एक कॉल आता है और वो विंग की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। विंग बोविंग का ये लुक देख के समझ नहीं पाता और पूछता है कि क्या हुआ है, क्या तुम्हारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। तभी बोविंग कहता है मैम ठीक नहीं है सर। जब विंग इस तरीके की बातें सुनता है तो वो अपने चेयर से खड़ा हो जाता है और उसके हाथों में लगा हुआ पेन उसके हाथों से गिर जाता है और वो दौड़ के भागते हुए उससे वो फ़ोन लेता है और उस फ़ोन में किसी की कह रही हुई बातें सुनता है। जब वो सुनता है तो वो हैरान रह जाता है। वो कहता है जल्दी से जेट निकालो। वो जल्दी से अपने प्राइवेट जेट में बैठता है और कहीं के लिए रवाना हो जाता है। वो हमें दिखाया जाता है कि सुबह सुबह उसका जेट एक बहुत ही ज़्यादा आलीशान से मेंशन के ऊपर लैंड करता है और वो अपने जेट से बाहर निकलता है। वो ये सब बहुत ही तेज़ी से और भागते हुए कर रहा था। वो भागते भागते कार में बैठता है और कहता है जल्दी चलो। वो एक हॉस्पिटल में आता है
और वो कुछ उसके सामने कुछ जाने पहचाने से चेहरे आते हैं। वो उन लोगों को देखता है और कुछ भी नहीं करता है। वो सीधा एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में जाता है और वहाँ जाके किसी को देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो बहुत ही शांति से रोने लगता है। कोई देख के ये कह नहीं सकता है कि ये पर्सन रो रहा है। वो बस अपने सामने बेड पे पड़े हुए एक पर्सन को देख रहा था और अपनी आंखों से आंसू बहाए जा रहा था। तभी वो पर्सन उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है, आशियान तुम आ गए, मेरे पास आओ। विंग जब ये देखता है कि उस पर्सन ने उसे देखा है और उसे बुला रहा है अपने हाथों को बढ़ा के, तो वो उसके पास भाग के जाता है, उसके उन हाथों को पकड़ता है और कहता है, सीजे ये क्या हो गया है? सीजे आप ऐसे कैसे हो गए हैं? सीजे सब कुछ ठीक तो है ना? सीजे ये सब कैसे हो गया है? उसकी सीजे जो कि उस हॉस्पिटल बेड पे थी, ये विंग की इकलौती फैमिली है, वो उसे देखती है और कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। वो ये सब अपनी बहुत ही टूटी हुई और लो वॉइस में कह रही थी। डॉक्टर उसे देखते हैं और फिर कहते हैं कि सर प्लीज़ काम रहिए, क्योंकि विंग काफ़ी पैनिक कर रहा था। विंग ये सुनता है और फिर नोट करता है। वो सीजे से पूछता है ये सब वो पूछ ही नहीं पा रहा था, वो क्या ही पूछे। उसकी सीजे कुछ भी जवाब देने की हालत में नहीं थी। तभी वो रूम के आसपास देखती है और वो कहती है, अंकल प्लीज़ जान को बुलाइए। और जब अंकल चिरैन भी सुनते हैं तो वो कहते हैं, हाँ ज़रूर। वो जाते हैं और वो जान जो कि यानली का इकलौता ओमेगा सन है उसे लेके आते हैं। हमें दिखाया जाता है लानजान को। लानजान जब अब पूरी तरह से टूटा हुआ था, उसने अभी 12 घंटे पहले ही अपने फादर को खोया है। किसी हॉस्पिटल के एक रूम में उसकी फादर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली है, वो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह है और वो अपने मदर को हॉस्पिटल बेड पे पड़े हुए देखता है। अंकल चिरैन जान को सहारा देते हुए यानली के बेड तक लेके आते हैं और वहाँ एक चेयर में उसे बिठाते हैं। जान बस अपनी मदर को इस हाल में देखे जा रहा था। वो ना रो रहा था ना कुछ बोल रहा था, वो बस स्ट्रेट फेस लेके अपनी मदर को देखे जा रहा था। उसकी आंखें स्वॉलन हो चुकी थी क्योंकि शायद वो कुछ घंटों से रो रहा था लगातार। तभी यानली अपने अंकल की तरफ देखती है और कहती है, अंकल उसका इशारा समझ जाते हैं और वो कुछ पेपर्स निकाल के जान और विंग के सामने करते हैं। विंग ये देखता है और वो कंफ्यूज होता है। वो यानली की तरफ देखता है तो यानली उसे कहती है, आशियन मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ प्लीज़। विंग सुनता है तो कहता है, आपको प्लीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा सब कुछ आप ही का है, सब आपका है। वो एक पेन लेता है और उसमें उस पेपर्स में सिग्नेचर कर देता है बिना देखे कि वो पेपर्स किस चीज़ के हैं। वो अपने बेटे की तरफ देखती है, कहती है, लानजान तुम अपनी मदर पे ट्रस्ट करते हो। लानजान बस अपनी मदर को देखे जा रहा है और वो अपनी मदर का हाथ पकड़ लेता है। कुछ देर से जिस जान ने अभी तक अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला था, वो कहता है, मदर मैं आप पे खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। मदर प्लीज़ ठीक हो जाओ ना प्लीज़। ये सब क्या है? ये सब में टूट क्यों नहीं रहा है? ये सब क्या हो रहा है? चलिए जल्दी घर चलते हैं, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लानजान की ऐसी बात सुन के यानली की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं और वो कहती है, लानजान इसमें साइन करो। लानजान ये सुनता है और वो जल्दी से पेपर्स पे साइन कर देता है। वो विंग और लानजान का हाथ पकड़ती है और उनके हाथों को एक दूसरे से कंबाइन करती हैं। विंग ने अभी तक नोटिस नहीं किया था कि उसके बगल में कौन था, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ यानली की तरफ देखे जा रहा था और यानली की बातें सुने जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर्स ने कहा है कि यानली के पास बहुत ही कम टाइम है और वो आज पूरा सर्वाइव नहीं कर पाएगी शायद। और यानली की कंडीशन देख के विंग भी ये समझ चुका था, पर वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। तभी यानली कहती है, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना और हमेशा खुश रखना। आशियान मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ, तुम हमेशा मेरे लानजान का ख्याल रखना। अब आशियान ने लानजान की तरफ देखा। वो इस चेहरे को पहचानता है। उसने ये चेहरा पूरे 15 साल बाद देखा है। उसने ये तब देखा था जब वो यूनमक छोड़ के
ब्रिलवाउंट गया था और अब उसने पूरे के पूरे 15 साल बाद इस चेहरे को देखा है। विंग उसे देख रहा था और वो सोचता है उसे कंसोल करने के बारे में। तभी वो दूसरी तरफ अपनी दीदी को देखता है और वो उसके हाथों को पकड़ के कहता है, हाँ मैं इसका ख्याल रखूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। अब बिल्कुल मत घबराइए, अब बस जल्दी से ठीक हो जाइए, हम बहुत खुश रहेंगे, हम साथ रहेंगे। सॉरी दीदी, मैंने शायद आने में बहुत देर कर दी है। जीजे उसे देखती है और वो आशियन को कहती है अपने करीब आने के लिए। आशियन उसके करीब जाता है और वो आशियन के कान में कहती है, सॉरी आशियन, आज फिर एक ओमेगा ने तुम्हें धोखा दे दिया, मुझे माफ़ करना। विंग ये सुनता है और थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, कभी नहीं, आप मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरा सब कुछ आपका है, मुझे नहीं जानना कि इस पेपर्स में क्या है, ये सब कुछ आपका है, आप बस जल्दी ठीक हो जाइए। जब जीजे ये सुनती है तो वो कहती है, आशियन, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लांजन का ख्याल रखो, मैं थोड़ा सा ग्रीडी बन रही हूँ इस वक्त, लेकिन मैं यही चाहती हूँ। वो कहता है कि हाँ, इसका ख्याल हम सब मिल कर रखेंगे, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तभी लांजान अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है, मदर प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाइए ना। लांजान की मदर उसकी तरफ देखती है, यानली कहती है कि लांजान, मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ, प्रॉमिस करो तुम विंग का ख्याल, मेरे आशियन का ख्याल बहुत अच्छे से रखोगे और अपने सभी फ़र्ज़ को निभाओगे। लांजान ये सुनता है तो थोड़ा सा अजीब फील करता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था उसकी मदर किस बारे में बात कर रही है। तभी विंग उसकी इस तरीके की बातें सुन के थोड़ा कंफ्यूज होता है और अंकल चिरेन कहते हैं कि विंग, हम चाहते हैं कि तुम इस पेपर्स को पढ़ लो। लांजान, तुम भी। उन दोनों ने सिग्नेचर तो कर दिया था पर पढ़ा नहीं था, ऐसी कंडीशन में कौन पेपर्स पढ़ना चाहेगा। तभी वो पेपर्स को उठाता है और देखता है तो वो देखते रह जाता है। उन दोनों की शक्ल बिल्कुल ही स्टन्ड रह गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेंगे। वो कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, वो बस उन पेपर्स और अपनी मदर की विंग अपने सीजे के पास देखते जा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे, क्योंकि वो पेपर्स एक मैरिज एग्रीमेंट था जिसमें लांजान ने और विंग ने अपने सिग्नेचर्स किए थे। तभी यानली उन लोगों की तरफ देखती है और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेती है। ये सब देख के विंग को थोड़ा अजीब फील होता है और वो कहता है, दीदी ये क्या है। तभी डॉक्टर्स बताते हैं कि सॉरी मिस्टर, ये हमें छोड़ के जा चुकी है। विंग ये सुनता है और स्टन रहता है, उसके मुंह से एक भी वॉइस नहीं निकल रही थी। वो बिल्कुल घबरा और सहम गया था, उसके हाथ पैर कँपा रहे थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। लांजान जब ये सुनता है तो वो अपने मदर को जाके ज़ोर से हक कर लेता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो इतना रोता है कि वो रोते रोते बेहोश हो जाता है और विंग के लिए तो उसकी दुनिया ही रुक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बोइन उनके पास आता है और वो विंग को उठा के अपने साथ बाहर लेके जाता है। विंग को बाहर ले जाने के बाद विंग बोइन को देखता है और वो उसे हक करके बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तभी बोइन कहता है कि सर प्लीज़ अपने आप पे कंट्रोल रखिए, आपने सुना नहीं मैम ने क्या कहा, आपको मिस्टर लान को भी संभालना है। विंग उसकी तरफ देखता है और वो और भी ज़ोर से रोने लगता है। तभी हमें दूसरे दिन का दिखाया जाता है कि वांग जी रो रहा था और बेहोश हो जा रहा था और फिर वो उठता था, फिर वो रोता था, फिर वो बेहोश हो जाता था। हमें यानली और उसके हस्बैंड सिचैन के फ्यूनरल का दिखाया जाता कि सभी बहुत दुखी थे, सभी रोए जा रहे थे। जियान फैमिली का रो के बुरा हाल था और लान फैमिली का भी हाल कुछ कम नहीं था। वहीं पर विंग का दिखाया जाता है कि विंग अपनी यानली जीजे और उनके हस्बैंड सिचैन की सेमेट्री पे थे और बस वो उन्हें देखे जा रहे थे। उसकी आंखें रो के स्वॉलन हो चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। तभी वहाँ बोइन आता है और वो उसे एक चिप देता है। चिप देके कहता है कि ये चिप उसे उस हॉस्पिटल के एक कंपाउंडर ने दी है और उन्होंने कहा है कि इसे आपको देखना चाहिए। विंग ये सुनता है और नोट करता है। फिर कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि विंग लान मैंसन आता है और वो कहता है वांग जी को देखते हुए, वांग जी हमें जाने का टाइम हो गया है। वांग जी सुनता है और उसकी तरफ देखता है। वांग जी जो इसने रो के अपना बुरा हाल कर रहा था, वो कभी बेहोश होता था, ये फिर उठता था, फिर रोता था और वो अपने ग्रैनी के गोद में सर रख के सो रहा था और रो रहा था। तभी वो कहता है कि अंकल हमें कहाँ जाना है। जब वो ऐसा कहता है
तो विंग उसकी तरफ देखता है और अपनी टफ वॉइस में कहता है, हमें बुरेल वाउंड जाना होगा, मेरा वहाँ घर है, हमें वहाँ चलना चाहिए। तभी उसकी तरफ पूरी फैमिली वाले देखते हैं। अंकल चिरन उसकी तरफ नहीं देखते हैं और वो अपने सर को झुका के बस रोए जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा और बहू दोनों ही खो दिया था। तभी उसकी तरफ पूरी फैमिली देखती है। जियान चैन उसे कॉलर पकड़ता है और कहता है, सिट, तुम क्या सोच रहे हो? तुम उस एग्रीमेंट के बारे में सोच रहे हो? यानली बस दीदी बस तुम्हें वो इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता और कहता है कि हम उस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं और हम लांजान को तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। तुम समझते क्या हो खुद को? उसकी ग्रैनी भी कहती है, तुम ऐसा सोचना भी मत, ये सोचनी तुम्हारी गलत है। यानली ने जो किया हम उसे नहीं मानते हैं। तभी विंग उन्हें बहुत ही एक कोल्ड गेज से साथ देखता है और कहता है, ये पेपर्स देख रहे हो? उसके हाथों में एक पेपर्स है और वो कहता है, इसके हिसाब से अब वांग जी की गार्जियनशिप मेरे हाथ में है और वांग जी मेरा है। मैं उसे यहाँ से लेके जाऊँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। वांग जी अपना सामान को पैक करो, हमारे पास सिर्फ आधे घंटा है। वांग जी ये सुनता है और वो कहता है, अंकल, और वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता है। तभी पूरी फैमिली विंग से लड़ने लगती है और विंग भी उन्हें उनका करारा जवाब दे रहा था। वांग जी इन सभी चीज़ों को सोच रहा था और उसे अपनी मदर की बात याद आ रही थी कि उसे विंग का साथ देना है और उसका किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ता है। वो उठता है और अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में जाके अपने सामान को पैक करने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो एक बस डेड बॉडी की तरह बस अपना सब काम किए जा रहा था, जैसे विंग ने उसे कहा था, जैसे उसकी मदर ने कहा था कि उसे विंग की सारी बातें सुननी है। वो विंग के बारे में सोच के अपने सारे सामान को पैक किया जा रहा था और नीचे पूरी जियान फैमिली विंग से लड़े जा रही थी। चैंग तो उसके ऊपर हाथ ही उठाना चाहता था। तभी बोइंग और उसके बॉडीगार्ड सामने आ जाते हैं और कहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वो लोग अभी भी बहस किए जा रहे थे। विंग ने कुछ भी कहना बंद कर दिया था। उसने सिर्फ कहा था कि वो कैसे भी करके लांजान को यहाँ से लेके जाएगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लांजान अपने कमरे में सामान को पैक कर रहा था। तभी उसे कमरे में खिड़की से किसी के आने की आहट होती है। वो उधर देखता है और घबरा जाता है। उसके सामने उसका एक्स फियोंसे खड़ा था। वो कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, वैन चाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैन चाओ ये सुनता है और कहता है, वांग जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने उस अंकल से शादी कर ली है? कौन है वो? तुमने किससे शादी की है? मैंने सुना तुमने अपने अंकल से शादी की है। कौन है वो? वो सब कहते हुए उसके करीब आ रहा था। तभी वांग जी कहता है, मुझसे दूर रहो और वहीं रहो। तुम इस तरह से कैसे आ सकते हो? तुम मेन डोर से भी आ सकते थे। लेकिन वैन चाओ ये सब नहीं सुनता और उसे करीब बढ़ने लगता है। वो उसके कंधे को पकड़ता है और कहता है, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरे फियांसे हो, तुम मेरे साथ रहोगे। तुम सोच भी कैसे सकता हो कि मैं तुम्हें उस अंकल के साथ जाने दूंगा? हिम्मत कैसी हुई? और वो उसके कॉलर को पकड़ लेता है और वो कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, सोचना भी मत किसी और के बारे में पास जाने का। और वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। वांग जी इस सभी से घबरा जाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत ही गैर पहले ही हो चुका था, इसीलिए वो और ज़्यादा पैनिक करने लगता है और चीखने की कोशिश करता है। तभी वैन चाओ उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ से तुम्हारी आवाज़ नहीं जा सकती है। अब तुम मेरे साथ जाओगे या तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारे अंकल विंग के साथ जाएगी। वांग जी ये सब सुनता है तो और थोड़ा पैनिक करने लगता है और तभी हाथापाई में उससे एक वॉश गिर जाता है। वॉश टूटने की आवाज़ से सभी का ध्यान वांग जी के रूम की तरफ जाता है, जो सेकंड फ्लोर पे था। विंग उस आवाज़ को सुनता है और वो भागते हुए वांग जी के कमरे में जाता है। वो दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहा था और वांग जी को वैन चाओ खींच के विंडो से बाहर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसने वांग जी के गले में एक इंजेक्शन को इंसर्ट किया था कि वांग जी ज़्यादा पैनिक ना कर सके और हाथ पैर ना चला सके। इसके बाद वो उसे विंडो से लेके भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर विंग ने दरवाजे को तोड़ दिया था और वो उसके रूम के अंदर आता है। वो वैन चाओ से वांग जी को लेता है और वैन चाओ को बहुत ही पीटता है। इसके बाद वैन चाओ वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है और विंग वांग जी की तरफ और पूरी फैमिली की तरफ देखता है। वो वांग जी को अपने गोद में कैरी करता है और अपने जेट में जाके बैठ जाता है। पूरी फैमिली ये सब देखते रह जाती है और वो उसे रोक नहीं पाती, क्योंकि विंग के गार्ड्स ने उन लोगों को रोक रखा था। विंग कहता है कि जेट को अब सीधा ब्रुलेन वाउंड में ही जाके रोकना। वो जेट को देखता है और वो अपने जेट को उड़ाते हुए ब्रुलेन वाउंड के लिए निकल जाता है। यहाँ वांग जी, जिसकी आंखें बंद थी, वो कब होश में आने वाला था किसी को खबर नहीं थी। वांग जी एक गहरी नींद में जा चुका था। यहाँ लान मैंसन का दिखाया जाता है कि पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी विंग के ऊपर, लेकिन लान चिरान ही थी ऐसे पर्सन जो चुपचाप से बैठे हुए थे और वो कहते हैं, विंग ने क्या गलत किया है? वांग जी अब उसका है और वो उसे कहीं पर भी ले जाए, हम कुछ नहीं कह सकते हैं।
तभी उसकी ग्रैनी आके कहती है कि वांगजी हमारा भी है, वो विंग ऐसा कैसे कर सकता है। और वो बहुत नफरत से कहती है कि याली ऐसे कैसे कर सकती है। तभी अंकल चिरन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि वांगजी की मैरिज किसी होगी, ये सिर्फ यानली और उसके हस्बैंड का फैसला था। उसके मेरे बेटे के जाने के बाद अगर यानली ने ऐसा कुछ फ़ैसला किया है तो मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी आंटी कहती है ग्रैनी कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम वांगजी को वापस लेके आएंगे। वो विंग उससे उम्र में कितना बड़ा है, उन दोनों के कोई मैच नहीं है। यानली बस ये सब पैनिक होके कर दी होगी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। अंकल चिरन की तरफ गुस्से में देखते हैं और वो अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ विजर्ट में दिखाया जाता है कि विंग वांगजी के फेस को बस गौर से देखे जा रहा था और अपनी पास्ट की बातें सोचे जा रहा था। उसका पास्ट कैसा था, कितना दर्दनाक, कितना भद्दा और कितना बदसूरत था, वो यही सब सोचा जा रहा था और अपनी आँखों को बंद कर लेता है और वांगजी का सर अपने लैप पे रख लेता है और उसे सहलाया जा रहा था। वांगजी की बॉडी को उसने एक छोटे से ब्लैंकेट से कवर किया था और वांगजी को के सर पे वो टैप किया जा रहा था और अपने सर को सीट के हेड के तरफ डाउन किया जा रहा था और वो अपने पास्ट के बारे में सोचा जा रहा था। 15 साल पहले वो यूनमक पे रहा करता था। 15 साल पहले उसने यूनमक छोड़ा था। आज 15 साल बाद वो यूनमक आया है और उसने फिर से अपना बहुत ही कुछ यूनमक में खो दिया, पर वो इस बार कुछ अपने साथ लेके जा रहा है। वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है और ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।